नमस्कार, मैं उमेश जोशी। हरियाणा न्यूज़ के खास प्रोग्राम खरी खरी में आपका स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में हम खास मुलाकात करेंगे हरियाणा के चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी राव दान सिंह से। राव साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपका। चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की हैसियत से आप अपने विभाग में जो काम करना चाहते हैं, क्या कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं। जो विभाग में काम हमें चाहिए उतना काम कर पा रहे हैं। आपके पास शिक्षा विभाग है। हमारे पास शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग में जो कुछ करता है वो मंत्री करता है, यानी कि गीता भुक्कल जी करते हैं। आपकी मैंने कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं देखी। हम उसके साथ में असिस्ट करते हैं। बेसिकली प्रोविज़न जो रहा चीफ मिनिस्टर, उसके साथ बाद में मिनिस्टर और मिनिस्टर के बाद में चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी। तो जहां हमारी ज़रूरत होती है वहां हम असिस्ट करते हैं उनको। मंत्री ये महसूस करता है कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की कहीं ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने कभी शिक्षा विभाग में कोई ऐसा बयान नहीं पढ़ा जो कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की हैसियत से आपने दिया हो। निश्चित तौर पे जब तक मिनिस्टर वहाँ है तो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपने बयान नहीं देता। चाहे विधानसभा में भी क्वेश्चन आता है तो उसका अगर मिनिस्टर वहाँ है तो पहले मिनिस्टर देगा, अगर मिनिस्टर नहीं है तो जो मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स वो उसका जवाब देगा। अगर वो भी नहीं है तो फिर चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की जिम्मेवारी आती है कि उसका जवाब दे विभाग का। तो क्या आप मानते हैं कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का पद एक डेकोरेटिव पोस्ट है? मैं नहीं मानता कि ये डेकोरेटिव पोस्ट है, मतलब सजावटी पद है। सजावटी पद मैं नहीं मानता कि, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो एक कोऑर्डिनेशन और एक टीम के रूप में काम करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब मान लिया मंत्री महोदय नहीं है वहाँ तो उसकी जगह चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जा करके मंत्री का जो पूरा दायित्व है उसको निभाता है। मतलब कैबिनेट मंत्री हैं, फिर स्टेट मिनिस्टर है, फिर चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं। बिल्कुल है। उनकी बारी तो कभी आती ही नहीं है। ये तो एक तरह से संसदीय व्यवस्था है। जब उनकी पारी आती है तो निश्चित तौर पर निभाते हैं। मैंने पहले परिवहन विभाग के अंदर भी किया है और एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में भी था। बहुत बार जब मीटिंगें आती थी जीएसटी वगैरह की, मैंने पार्टिसिपेट किया है। एजुकेशन के अंदर भी जब भी कभी सेंटर के मिनिस्टर की मीटिंग आई है और मान ली एजुकेशन मिनिस्टर को टाइम नहीं रहा तो उस पर हम गए हैं। आपको कोई ऐसी घटना याद आती है या ऐसा दिन याद आता है जब आपने विधानसभा में चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की हैसियत से कोई बयान दिया हो या कोई महत्वपूर्ण फैसला किया हो? देखिए, ये फैसला मैं समझता हूँ कि पहला प्रेरोगेटिव तो मान ली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का है, फिर उसके बाद में मिनिस्टर्स का है। और जैसे ही हमारी जो ब्रीफिंग होती है हर क्वेश्चन के बारे में, जो विधायक ब्रीफिंग के लिए हमारे पास क्वेश्चन भेजते हैं जिनका जवाब हमें विधानसभा में देना पड़ता है, तो हम इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं एंड वी एक्सप्रेस आवर व्यूज़। थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि आपके इलाके के लोग शिक्षा विभाग का कोई काम करवाने आपके पास आते हैं, तो क्या आप में इतनी पावर्स हैं कि आप इमीडिएट वो फैसला कर सकें और उसे लागू कर सकें? देखिए, जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात आती है तो इमीडिएटली कंसर्न्ड अफसर को कह करके हम वो काम करा सकते हैं जो हमें लगता है कि ये सही है और हमें करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आप मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं। ये तो मैं मेरा समझता सवाल हूँ पूरा नहीं हुआ है। और उस नाते आप कुछ फैसले ऐसे करते हैं जिसमें आपको ये भरोसा होता है कि मैं सीएम से कहकर वो लागू करवा लूँगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी तो सभी को चाहते हैं और ये हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं जो सबको साथ लेकर के चलते हैं, एक टीम के रूप में काम करवाते हैं। मतलब कोई साथ ना चलना चाहिए अलग बात है, कोई साथ न चलना चाहे अलग बात है, बट माननीय मुख्यमंत्री जी सबको चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति भी है आपके कैबिनेट में जो साथ नहीं चलता? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो साथ नहीं चलता। विचारों में भिन्नता हो सकती है लेकिन विचारों में अलग नहीं है जो मुख्यमंत्री के खिलाफ जाने की कोई बात आती है। आप महेंद्रगढ़ को एक ऐसा ज़िला बनाना चाहते हैं जो अभी तक एक तरह से एक्सेप्शनल रहा है कि ज़िला होते हुए भी हेडक्वार्टर्स यहाँ पर नहीं थे, वो नारनौल में थे। आप चाहते हैं कि सारे हेडक्वार्टर्स अब महेंद्रगढ़ में वापस आ जाएं? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। हमारे साथ ये बात तो सत्य है कि ऐसा रहा है कि ज़िले का नाम महेंद्रगढ़, हेडक्वार्टर एट नारनौल। बट अब जब व्यवस्थाएं यही बैठाई गई हैं तो मैं समझता हूँ नारनौल हमारा बड़ा भाई है, महेंद्रगढ़ छोटा है। महेंद्रगढ़ के लोगों को ये किसी तरह का मलाल ना रहे कि यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं है जो ज़िला मुख्यालय पर होनी चाहिए। उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ज़रूर निवेदन किया है और हम आभारी और ऋणी हैं उनके
कि उन्होंने सर स्वीकार करके इन सारी कमियों को पूरा करने का एक बड़ा सजग प्रयास किया है। महेंद्रगढ़ जैसे सब डिविजनल लेवल के ऊपर यहाँ पर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्टेडियम, आरओबी, ऑडिटोरियम और सीवेज सिस्टम, अच्छी मतलब जितनी जितनी व्यवस्थाएं, सब स्टेशंस, कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम जो होनी चाहिए वो सारी चीज़ें हमें देने का भरपूर प्रयास किया है। तो क्या हेडक्वार्टर्स को भी आप शिफ्ट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़िला हमारा महेंद्रगढ़ और नारनौल मैं समझ सकता हूँ कि ट्विन सिटी हैं और अब तो हमारे रास्ता और सुगम हो गया है। जब से सुपर एक्सप्रेस भी बनाया गया जो राजस्थान कोटपुतली से लेकर के और दादरी, महेंद्रगढ़ और भिवानी होकर जो चंडीगढ़ के रास्ते को जोड़ेगा, उसके बाद से तो ये मान के चलिए हमारा फासला सारा 15-20 मिनट का रहेगा। हम धीरे धीरे विकास के रास्ते पर नारनौल की तरफ बढ़ रहे हैं, नारनौल धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ आने वाले 5 साल में देयर वुड बी हार्डली एनी गैप इन बिटवीन। हरियाणा में एक ऐसे नेता हैं जो तिरंगे के नाम पर राजनीति करते हैं, उनका नाम भी बता देता हूँ, नवीन जिंदल। उन्होंने एक घोषणा की थी कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर वो तिरंगा फहराएंगे और वो महेंद्रगढ़ में फहरा रहे हैं। क्या ये मान लिया जाए कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अब यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? नहीं, ये हमारे निवेदन पर भाई नवीन ने इसका फैसला किया था कि हम महेंद्रगढ़ में राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान यहाँ का हर नागरिक करना चाहता है। और विशेष तौर पर हमारा क्षेत्र जो रणबांकुरों का रहा है, जिन्होंने देश की जंग आज़ादी से लेकर आज तक एकता और अखंडता के लिए प्राणों की आहुति दे करके देश की याद में एक इतिहास लिखा है। यहाँ के लोगों में एक जज्बा है तिरंगे के प्रति जो हर सच्चे नागरिक के दिल में होना चाहिए। इसी बात का सम्मान दिलाने के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया और मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सर स्वीकार करके यहाँ पर उसकी व्यवस्था की, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी 20 मई को आएंगे और उसके होस्टिंग करेंगे। आप जिस तरह से कह रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ के लोगों ने ज़्यादा कुर्बानी दी है, नारनौल के लोगों ने कुर्बानी नहीं दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारी कुर्बानियाँ एक हैं। हम नारनौल महेंद्रगढ़ को अलग करके नहीं देख सकते। हम एक थे, एक रहेंगे। तो नारनौल में क्यों नहीं तिरंगा फहराएंगे वो? तो तिरंगा फहरा सकते हैं, कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि आप एक ज़िले में एक ही जगह पे तिरंगा लगाएं। तिरंगा तो एक ज़िले में 2 जगह भी लगा सकते हैं आप, किसने मना किया? मतलब आप ये उनको सुझाव दे रहे हैं कि महेंद्रगढ़ के साथ आप नारनौल में भी तिरंगा लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।